हरिओम आचार्य, योगाचार्य, गुणाचार्य, ऐसे हमारे पवन पवन ध्यान स्वामी जी, उन्होंने पहले वर्ग में दिया था। इस दादा साहेब टिचकुले योग वर्ग में आपका 10वां वर्ग है और हर वर्ग के लिए फायदे के लिए, हर वर्ग के लिए सब लोग आपकी राह देखते रहते हैं। आप जबलपुर से हो, कर्मभूमि आपकी वाशी है नवी मुंबई। आपने बी ऑनर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। आप पीआरसी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। कलकप्पम में आप फास्ट रिएक्टर में काम करते करते आप फ्रांस, सऊदी अरेबिया में भी वर्क करते थे। आपने योग के बारे में दीक्षा ली स्वामी विवेकानंद केंद्र से, अंबिका योग कुटीर से, सिद्धहस्त ध्यान योग शिविर से, ब्रह्म विज्ञा, प्राणी खेली आदि आदि जगहों से आपने योग की तैयारी ली। आपका आध्यात्मिक ज्ञान 50 साल से अधिक का है। हर वाक्य में आपका आध्यात्मिक ज्ञान की झलक हमें प्राप्त होती है। मुद्रा विषय के बारे में आपकी जानकारी तो बहुत सब लोगों को जानकारी है। हमारे नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में तथा भारत के प्रदेशों में तथा विदेशों में भी आपने मुद्रा के शिविर लिए हैं। 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक कैसे मुद्रा के शिविर दिए और आप भी शिविर देते हैं। तो आज का हम विज्ञान आहार विज्ञान के दूसरे सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और हम विनती करते हैं कि आज का वर्ग आप प्रारंभ कीजिए। हरिओम हरिओम। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका स्वागत है इस आहार विज्ञान के द्वितीय सत्र में। अन्नम ब्रह्म की ये दूसरी श्रृंखला है, दूसरी कड़ी है और इस सीरीज में मेरा ये 10वां लेक्चर, प्रवचन और आखिरी लेक्चर है। पिछले सत्र में हमने देखा मात्रा का विज्ञान, कि भोजन की मात्रा किस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह से इफेक्ट करती है। हमने अन्नम ब्रह्म को समझा, हमने आहार विज्ञान को समझा। परमात्मा अन्न के रूप में सारे अस्तित्व में जीव शक्ति, जीव सृष्टि की संरचना कर रहा है, ये हमने देखा। अब हम आज उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, अन्न की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। उसकी गुणवत्ता को देखेंगे कि अगर अन्न की गुणवत्ता बदलती है तो किस तरह से वो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं, रसो वै सः, रसो वै सः, वो ईश्वर रस के रूप में है, वो ईश्वर रस के रूप में है। और आगे कहते हैं, रसम ह्येव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करके तू आनंदित हो जा।
अन्न जो कुछ भी हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो जब तक हमारे शरीर में रस के रूप में नहीं चला जाता, रस के रूप में डाइजेस्ट होकर के, अवशोषित होकर के, एब्जॉर्ब होकर के, एसिमिलेट नहीं हो जाता है रक्त में, तब तक उस हमारे शरीर का वो पोषण नहीं करता। तो वो परमात्मा सिर्फ ब्रह्म ही नहीं है, वो सारे शरीर का संपोषण, पालन भी कर रहा है। सारा अस्तित्व, सारा जीव जगत रस की कामना में डूबा हुआ है। उसको हर तरफ से किसी न किसी रूप में रस चाहिए। लेकिन जो परम रस है वो तो राम रतन धन है। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। परम रस जो है, जेहि रस बिसर गए रस और, जिसने उस राम रस को पी लिया, जो वो परमात्मा को ही पी के चला गया अपने शरीर में, तो फिर सारे रस को वो भूल जाता है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो तो हर एक चीज में एक रस देख रहा है। रस आनंद के पहले की श्रेणी है, पहले की श्रृंखला है। हम रस के रूप में आनंद को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंद्रियों को का तो आनंद जो है वो रस में है। इसलिए भगवान कृष्ण को हमने रसिक लाल कहा। भगवान कृष्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। 16 कलाओं से आवृत हैं वो। संसार के जितने भी रस हैं, चाहे वो भौतिक रस हो या आध्यात्मिक रस हो, उनमें समाये हुए हैं और उनसे निकले। और वो स्वयं ही उस राम रस के संरक्षक हैं। सारा जो राम रस है उनसे ही आ रहा है। तो जो ये रस है, जो भी रस हमको, चाहे वो खाने में मिल रहा है, धन कमाने में मिल रहा है, संतान के साथ मिल रहा है, परिवार के साथ मिल रहा है, मित्रों के साथ मिल रहा है, वो एक संकेत है कि तुम्हें परम रस की यात्रा करना है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। वो जो अन्न है जिससे सारे संसार की रचना होती है, वो रस के रूप में, विष्णु के रूप में भी आपके अंदर विराजमान है, क्योंकि वो पालन करता है। आपके पूरे शरीर को वही पालित कर रहा है, उसका संरक्षक है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को खाना खाने के पहले कहें तो अन्न का जो दोष है आपको नहीं लगता। भौतिक जगत जो है उसमें 9 रसों का वर्णन किया गया। सांसारिक रस जो है वो 9 तरह के रस आपको सभी को मालूम है। लेकिन जो बुद्ध पुरुष है वो इन 9 रसों को भोगते हुए, इनका अतिक्रमण करते हुए राम रस में खो जाता है। राम रस पिया रे, वो अल्टीमेट है। उसके पीने के बाद और किसी रस की जरूरत नहीं। जब तक हम उस रस को नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें और कुछ रस नहीं चाहिए। पर भौतिक जगत में हम 9 रस की बात करते हैं। हम सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वो 9 रस संक्षिप्त में बता दूं। सबसे पहले श्रृंगार रस, जिसका भाव है प्रेम या रति। हरा रंग का रस है और उसके देवता कामदेव। हास्य रस, उसका भाव है हास और उल्लास। सतरंगी है, सतरंग का है, सारे रंग उसमें समाये हुए हैं। और उसके देवता शिवगण है, शंकर जी के, क्योंकि वो को मुखहीन विपुल मुख काहू बहुपद कर कोई बहुपद बाहु, इस तरह से अजीब अजीब से लोग जिनको देख के आपको हंसी आएगी। तो शिवगण उसके देवता है। रौद्र रस क्रोध भाव है, लाल रंग का। रुद्र, भगवान रुद्र स्वयं ही उसके देवता है। करुणा रस
दया या शोक। आसमानी रंग का देवी उसके देवी हैं। वीर रस साहस और उत्साह का रस है। सुनहरा रंग है, इंद्रदेव उसके देवता है। भयानक रस भय उसका भाव है। काला रंग का यमदेव उसके देवता है। बीभत्स रस घृणा और जुगुप्सा। पीला रंग है, काल भैरव उसके देवता है। अद्भुत रस आश्चर्य भाव है, विस्मय का भाव है। नीला रंग है, शिव शंकर भगवान। सबसे आश्चर्यचकित उनकी ड्रेस है। सारे संसार में अगर सबसे आश्चर्यचकित ड्रेस है तो कोई वो शिव की है। शांत रस संभाव है, निर्भाव है, सफेद रंग का। स्वयं सत्पुरुष ईश्वर उसके देवता। ये 9 रस हैं। ये 9 रस हमारे अंदर भाव पैदा करते हैं और इन भाव से हमारे कर्म विचार डिसाइड होते हैं। आहार के द्वारा जो कुछ भी हम बाहर से ले रहे हैं वो इन 9 रस में किसी ना किसी रूप में परिवर्तित हो रहा है। और ये 9 रस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं भोजन के अनुसार। जो मनुष्य सात्विक भोजन लेता है उसके अंदर बहुत तादाद में शांत रस, अद्भुत रस और करुणा रस पैदा होता है। शांत रस, अद्भुत रस और करुणा रस। जो रासिक भोजन लेता है उसके अंदर श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। जो तामसिक भोजन ले रहा है उसके अंदर बीभत्स रस, भयानक रस और रौद्र रस। इस तरह से ये 3 रस जो हैं वो 3 तरह के जो मनुष्य हैं, और या अपन कह सकते हैं 3 तरह का जो भोजन है उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, यथा अन्नम तथा मन्नम। जैसा आपका अन्न है वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके भाव होंगे, और जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका आचरण और व्यवहार होगा। और आपकी पर्सनालिटी आपके कर्म से डिसाइड होती है। लेकिन आप खड़े कहाँ हैं? आहार पे। खड़े कहाँ हैं? भोजन पे। जैसा भोजन वैसे ही आप स्वयं बन जाते हैं। आप अपने भोजन के प्रतिरूप हैं। अगर आपका सात्विक भोजन होगा तो आप सात्विक बन जाएंगे। आप मांसाहारी करेंगे तो आप मांसाहारी हिंसक बन जाएंगे। जैसा आपके भोजन वैसी आपकी प्रवृत्ति। तो हम देखते हैं कि भोजन में रस का विज्ञान क्या है। रसो वैसा, वो विष्णु स्वरूप हमारे अंदर रस के रूप में विराजमान। विष्णु कौन है? वो जो अणु से लेकर के विराट तक सारे विश्व का पोषण करता है वो विष्णु। विषाणु, वो अणु से लेकर विराट तक जो सारे विश्व का पोषण कर रहा है, जो सारे विश्व का पालक है, संरक्षक है, वो विष्णु। विष्णु एक विशेषण है, नाम नहीं है। ये एक पद है और एक विशेषण है, इसको नाम मत लेना। हमारे यहाँ जितने भगवान उन सब के विशेषण हैं, वो नाम नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से रस हमारे अंदर उपलब्ध होता है? हम भोजन कर रहे हैं, भोजन को हम चबाते हैं, मुंह में भक्षण करते हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। और जब एब्जॉर्प्शन होता है तो रस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर वो अवशोषण होता है, एसिमिलेशन होता है, आत्मसात होता है रक्त में, और फिर इसके बाद उसका फोक और मल होता है, फिर निष्कासन होता है। तो ये जो है भोजन की साइकिल है। जब रस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है तब उसके बाद ही ब्लड का कंस्टिट्यूशन उस खाने के रस के अनुसार चेंज होता है। रस क्या है? रस अन्न का सारभूत तत्व है, एसेंस है।
आप जैसा अन्न खाते हो उसका सारा रस आपका रक्त, जो रक्त आपके अंदर बह रहा है आंतों के द्वारा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस रस से आपका पूरा शरीर संचालित होता है, पूरा शरीर बनता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से चर्बी बनती है, चर्बी से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है और वीर से ओज बनता है। तो सप्त धातु जो है वो रस के द्वारा तैयार होती है। इसीलिए ऋषि कहते हैं रसो वैसा, वो जो सारे शरीर का संचालक है, सारे शरीर का रचिता है, वो रस के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। ये रस ही हमारा पोषण कर रहा है और रस ही हमारा संचालन भी कर रहा है। सारा जो शरीर है वो रक्त के द्वारा चल रहा, इसलिए जैसा रक्त वैसा रस वैसा रक्त, और जैसा रक्त वैसा शरीर। अगर आपका रक्त निर्मल है तो आपका शरीर निरोग होगा, और आप कैसा भोजन कर रहे हैं इसके अनुसार आपके अंदर रस पैदा होता है। और भोजन करने का जो यंत्र है वो क्या है? रसना, जिह्वा। तो अगर आपकी जिह्वा संतुलित है, आप हर कुछ नहीं खा रहे हैं, हर कभी नहीं खा रहे हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं। आप जो अपने अंदर ले रहे हैं, कोई बाहर से जब गाली देता है तो हम नहीं लेते हैं उसको, उसी तरह से जो आपके अंदर जा रहा है वो तो बहुत ही चयन के बाद आपके अंदर जाना चाहिए। इसलिए आपकी जिह्वा, आपकी रसना पे आपको काबू होना चाहिए। जाहि नाहि रसना पर काबू, योग निरोग ताहि नहीं लागू। जिसको अपनी जिह्वा पे काबू नहीं है उसके लिए ना योग है और ना निरोग है, ना परमात्मा की यात्रा है और ना ही स्वास्थ्य की यात्रा है। इसलिए सारा कंट्रोल जो है वो रसना पे होना चाहिए। जाय ना ही रसना पर काबू, योग निरोग ताहि नहीं लागू। तो जैसा आप भोजन करते हैं वैसा रक्त बनता है, और रक्त क्या कर रहा है? शरीर को पूरा निरोग कर रहा है। रक्त हमारे शरीर के हर एक अंगों में जाकर के उसका पोषण करता है। अब देखते हैं रक्त क्या है। इसलिए जो बेसिक तत्व है जो पूरे शरीर को चला रहा है वो आपका ब्लड। अब ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि वो क्या है। ब्लड 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक है। ब्लड 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। ब्लड में 90% से ज्यादा पानी होता है, और हर एक अंग के सब तत्व उसके अंदर होते हैं, क्योंकि सारे अंग उससे कुछ ना कुछ ले रहे हैं, सारे अंग उससे कुछ ना कुछ ले रहे हैं। आपको कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले आपका ब्लड एनालिसिस किया जाता है। आपकी जनरल प्रोफाइल होगी, जहां आपके आरबीसी काउंट होंगे, होमोग्लोबिन होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, इत्यादि इत्यादि। करीब 20 एलिमेंट आपके उसमें देखते हैं। फिर आपकी लिपिड प्रोफाइल होगी, आपकी किडनी प्रोफाइल होगी, आपकी लीवर प्रोफाइल होगी, आपका शुगर। तो सब कुछ जो है, जो शरीर के हर एक अंगों की को जरूरत है या उनका जो कुछ भी टॉक्सिन है, वो सब ब्लड के अंदर होता है, और उन सबको एक लिमिट के अंदर ब्लड को रखना पड़ता है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, कई सौ एलिमेंट हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और उन सबको पूरा जो आपका शरीर है वो एक लिमिट में रखता है हर एक चीज को। एक भी चीज आगे पीछे हो गई, आपका कैल्शियम घट बढ़ गया, आपका सल्फर बढ़ गया, घट गया, आपके प्लेटलेट्स बढ़ गए, घट गए, कोई ना कोई बीमारी। बड़ा अद्भुत शरीर इतने सारे पैरामीटर्स को सबको कंट्रोल में रखता है। लेकिन इसका जो मेन मेजर है, इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, ब्लड की गुणवत्ता को हम किस तरह से चेक करते हैं? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन से हम उसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन के कितने आयन उसमें फ्री हैं
और ये लॉगरिथमिक स्केल में चेक किया जाता है, उसको समझ लें लॉगरिथमिक स्केल क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया ब्लड 80% अल्कलाइन 20% एसिडिक है और उसका पीएच 7.356 7 ऑलमोस्ट 7.4 ले लीजिए आप, 7.4 है। अब ब्लड को ये पीएच सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड में। अब ये पीएच जो है अंदाज से करीब करीब आप इसको जो 7.4 है इसको एक लॉगरिथमिक स्केल में एक नीचे और एक ऊपर समझ लो आप 6.4 और 8.5 के बीच में आपको रखना पड़ेगा। अब पीएच क्या है उसको समझ। पानी का पीएच 7 है, पानी न्यूट्रल है, ना एल्कलाइन है ना एसिडिक। जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे के जो पीएच है वो 0 से 14 के स्केल पे 14 के स्केल पे मेजर किया जाता है। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझें कि जब आप 7 से, अब लॉगरिथमिक स्केल को समझ लें, जब आप 7 से 6 में जाते हैं तो 10 यूनिट एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, 10 यूनिट। 6 से 5 में जाएंगे तो 100 यूनिट, 5 से 4 में जाएंगे तो 1000 यूनिट, 4 से 3 में जाएंगे तो 10,000 यूनिट। और जब आप 0 में जाते हैं तो वो पूरा एसिडिक 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाता है, 1 करोड़ यूनिट गुना हो जाता है। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो अल्कलाइन, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो एसिडिक, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अल्कलाइन। जैसे 7 से 8 गए तो 10 टाइम्स अल्कलाइन, 10 यूनिट्स अल्कलाइन। उसके बाद 100 यूनिट्स, 8 से 9 गए तो 100, 10 गए तो 1000, 1000, 11 गए तो 10,000, फिर 1 लाख, और जब 14 में आप जाते हैं तो 1 करोड़। तो 100% अल्कलाइन, पूरा कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास। तो इस तरह से हम क्या है, हम 7.4 पे हैं, करीब करीब स्लाइटली अल्कलाइन। हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन। तो हम जो कुछ भी शरीर में ले रहे हैं, जब हम वो रस के रूप में ब्लड में घुलता है तो हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर तो बहुत तरह के टॉक्सिन और मल क्रिएट हो रहे हैं ब्लड, और वो सब ब्लड में आ रहे हैं। तो उसको 7.4 प्लस माइनस 1 यूनिट के अंदर उसको मेंटेन करना पड़ता है। एग्जैक्ट एक्चुअली आप देख सकते हैं कि क्या है पीएच को क्या मेंटेन करते हैं, लेकिन मैं एक अंदाज से आपको बोलूं तो उसको जो टॉक्सिन है वो निकालने के सिस्टम ब्लड के क्या है उनको समझ लें। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिन है वो किडनी से निकलता है, यूरिन से निकलता है। हमारी 2 किडनी है और वो हमारे टॉक्सिन को निकाल करके ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 के आसपास मेंटेन करती है। दूसरा जो सिस्टम है वो पसीने के द्वारा, पसीने को हम थर्ड किडनी भी बोलते हैं। अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करती और आप बहुत सा पसीना निकालें तो वो भी किडनी का काम करता है, वो थर्ड किडनी है आप। तो अगर आप पसीना निकालते हैं तो उससे भी ब्लड के टॉक्सिन निकलते हैं। तीसरा सिस्टम क्या है, जब आप CO2 के द्वारा जब एक्सहेल करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपने शरीर में देते हैं तो ऑक्सीजन जो भी कार्बन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज को जलने के बाद जो कुछ भी हमारा शरीर काम कर रहा है उसके लिए ग्लूकोज बर्न होता है और उससे जो कार्बन पैदा होता है वो CO2 के रूप में निकलता है। तो ये तीसरा मेथड। और चौथा मेथड क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। एक लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हर एक सेल में जाता है, कैपिलरीज के द्वारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, नॉट्स हैं, लिम्फ्स हैं, उनके अंदर कलेक्ट करता है और फिर वो ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर से निकलती है। तो ये 4 तरह से हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो हम जो खाना लेंगे वो नॉर्मली कैसा होना चाहिए, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक।
लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, 90% एसिडिक खाते हैं और 10% अल्कलाइन। हमारा भोजन करीब करीब उल्टा होता है। हमारा भोजन, अब अल्कलाइन को थोड़ा सा समझ लें, कौन कौन सा खाने के जो तत्व हैं वो अल्कलाइन है और कौन कौन से एसिडिक है, उसको आप थोड़ा सा समझ लें। सारे रॉ वेजिटेबल अल्कलाइन, सारे रॉ वेजिटेबल अल्कलाइन, सारे पके हुए फ्रूट्स मोस्टली अल्कलाइन होते हैं, सारे पके हुए फ्रूट्स मोस्टली अल्कलाइन होते हैं। रॉ मिल्क अल्कलाइन, रॉ मिल्क, रॉ मिल्क जो तुरंत गाय या भैंस से आया हुआ मिल्क है वो अल्कलाइन होता है। सारे मसाले जो आपके किचन में हैं वो अल्कलाइन, धनिया, जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, सब अल्कलाइन है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने हमारे किचन को पूरा मेडिसिन का घर बना के रखा है। अगर आपको उसका उपयोग आता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आप सारे रोगों का इलाज अपने किचन के अंदर से और घर के चारों तरफ जो थोड़े बहुत वृक्ष लगाए जाते थे पुराने जमाने में, जो पेड़ पौधे लगाए जाते थे, उनके द्वारा कर सकते। ये सारा मसाला जो है वो अल्कलाइन। नींबू पानी में, सादे पानी में या कुनकुने पानी में पूरी तरह अल्कलाइन है। आंवला को पानी में डालिए, अल्कलाइन है। एलोवेरा अल्कलाइन है। लेमन ग्रास, सारे स्प्राउटेड ग्रेन अल्कलाइन है। सारे स्प्राउटेड ग्रेन, अंकुरित जो भी ग्रेन है, दाल्स हैं या गेहूं है या जो कुछ भी है, वो अल्कलाइन। हरा मटर अल्कलाइन है। हरी दाल अल्कलाइन, ग्रीन टी अल्कलाइन। मोस्टली सारे ड्राई फ्रूट्स, मशरूम, सोयाबीन, ये सब अल्कलाइन। एसिडिक क्या है उनको देखते हैं। अल्कलाइन का मतलब आप मीठा समझ लीजिए, मीठा, और एसिडिक का मतलब खट्टा। सारा उबला खाना एसिडिक, सारा उबला खाना एसिडिक। सारे अनाज जो हम खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वो सब एसिडिक। सब ग्रेन्स हैं एसिडिक। सब वेजिटेबल आप उबाल के खा रहे हैं, उनको गर्म कर रहे हैं, वो एसिडिक हो गया। उबला दूध एसिडिक। सब फ्राइड फूड महा एसिडिक, सारा फ्राइड फूड महा एसिडिक। उसकी सब जो पीएच वगैरह है वो 4 और 5 के आसपास होती है। टी, कॉफी एसिडिक है, 5 और 6 के बीच में इनकी पीएच होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हाईली एसिडिक है, 3 के आसपास होते हैं उनकी पीएच, 3 के आसपास होती है। 1000 से ज्यादा यूनिट एसिडिक। आइसक्रीम, कुल्फी, चीज सब एसिडिक। पनीर एसिडिक। कैंड जूस सब एसिडिक। कैंड फूड पूरा एसिडिक। आरओ का पानी एसिडिक। चॉकलेट एसिडिक। आलू एसिडिक। काजू एसिडिक। आप कहेंगे जितने खाने की चीजें वो सब एसिडिक। जो खाने लायक है, जो स्वादिष्ट है, वो सब एसिडिक है। जो भी खाने लायक है और स्वादिष्ट है वो सब एसिडिक है। अब हाईली एसिडिक क्या है उनको भी समझ लो। बियर हाईली एसिडिक, कॉन्सेंट्रेटेड कॉफी हाईली एसिडिक, व्हाइट शुगर एसिडिक, आर्टिफिशियल स्वीटनर एसिडिक, हाईली एसिडिक, सिरप, सारे मीट, बीफ, पोर्क, गोट मीट एसिडिक, टबाको, पिकल, सोया सॉस, हार्ड लिकर्स, जितने भी आपके हार्ड लिकर्स, शराब है, वो सब हाईली एसिडिक। कैंड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक हाईली एसिडिक। अब कुछ नेचुरल समझ लें। नेचुरल ना, जो 7 के आसपास होते हैं उसमें पानी, झरने का पानी जो नेचुरल है, कुएं का पानी, रिवर वाटर, कोकोनट वाटर, स्लाइटली बिल्कुल ब्लड के कंस्टिट्यूशन का होता है, बहुत ही बढ़िया चीज कोकोनट वाटर। लेकिन कोकोनट ऑयल इज अराउंड 7,
दैट इज ब्यूटी ऑफ, इसलिए आप देखो पूरा साउथ कोकोनट ऑयल खा रहा है। कोकोनट ऑयल का पीएच करीब करीब 7 है, ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो अराउंड 7, और हमारा ब्लड है वो 7.4, सी वाटर इज अराउंड 7.4 7.5। इसीलिए हम कहते हैं ना यथा पिंडो तथा ब्रह्मांडो, और हमेशा हम सी से अपने आप की परमात्मा को सी कहते हैं, और ईश्वर समुद्र के समान अनंत है। अब हम भोजन कैसा करते हैं इसको देख लो आप, हम सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेना। सुबह उठे तो चाय बिस्किट एसिडिक, नाश्ता क्या कर रहे हैं, पोहा उपमा ब्रेड बटर जाम आलू पराठा इडली डोसा बड़ा, और नॉर्थ साइड में जलेबी रबड़ी समोसा कचौड़ी, हाईली एसिडिक। उसके बाद चाय कॉफी एसिडिक। फिर लंच दाल रोटी दाल चावल रोटी सब्जी रायता अचार पापड़ सब ऐसे। चटनी चटनी अकेली जो है वो अल्कलाइन है, अगर रॉ चटनी आपने ली टमाटर की जो भी रॉ है आंवला की, वो सारी की सारी पुदीना की चटनी अद्भुत चीज है, वो अल्कलाइन। फिर शाम को चाय के साथ क्या खाएंगे आप, समोसा बड़ा पाव ढोकला कचौड़ी पिज्जा बर्गर, हाईली एसिड। फिर डिनर क्या करेंगे, दाल भात चपाती सब्जी मिठाई फल, मिठाई फल नहीं एसिडिक, फल तो खा लेंगे तो फिर वो पॉइजन हो जाएगा क्योंकि वो अल्कलाइन है, वो फल तो हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं, जिसे खाना चाहिए उसको हमेशा अवॉइड। फिर रात को गर्म दूध मलाई मार के, हाईली एसिडिक। हमारा सारा खाना जो है वो हाईली एसिडिक है, 95% हम एसिडिक खाते हैं, फिर भी हम जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। ये परमात्मा की कृपा से, उस परम पिता की कृपा से है, हमारी कृपा नहीं है बिल्कुल भी, उसकी कृपा है। वो परमात्मा वो हमारा परम पिता इतना जिद्दी है कि इतना खराब खाना खाने के बाद भी वो हमको जिंदा रखता है और स्वस्थ रखता है, ये बड़ी आशा। क्योंकि हमने तो अपने रोगी होने का पूरा आयोजन किया हुआ है, क्योंकि हम तो स्वाद के हिसाब से जिव्या के हिसाब से रसना के हिसाब से खा रहे हैं। अब जब आप एसिडिक खाना खा रहे हो, आपके अंदर जो रस जा रहा है वो ब्लड में एसिडिक आ रहा है, तो आपके जो अंग हैं जो 4 सिस्टम है वो टॉक्सिन क्रिएट करता है, तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए आपकी बॉडी को सफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसको लोड आता है, सबसे ज्यादा आता है किडनी को। किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को सफाई कर, ए पार्ट ऑफ द ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑलवेज थ्रू किडनी, तो किडनी उसको हमेशा सफाई करती रहती है, तो उसका लोड हमेशा बढ़ता रहता है। आप जितना अधिक एसिडिक खा रहे हैं किडनी का लोड हमेशा उतना ही बढ़े रहेगा, वो ओवरलोड हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि एक किडनी चोक हो जाएगी, फिर दूसरी काम करेगी, दूसरी भी चोक हो सकती है, और आप बीमार हो जाने लगते हैं। अल्टीमेटली आप डायलिसिस में जाएंगे और या फिर किडनी फेल होना शुरू हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप एसिडिक खाना खा रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट इमीडिएटली जो होता है वो किडनी पे होता है। दूसरा किस पे होता है, हमारे जो पैनक्रिया स्टोमक और लीवर, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि इसको पचाने लायक बनाएं, इसको अल्कलाइन बनाएं, तो उन पे बहुत सा लोड आता है, तो वो तीनों अंग भी हमारे धीरे धीरे वीक होने लगते हैं जितना ज्यादा आप एसिडिक खाना खाएंगे। अब लेकिन क्या है, अगर आपका ब्लड एसिडिक हो गया, मैंने जैसा कहा मान लो 6.6 या 6.7 के नीचे आ गया, तो फिर वहां हमको बड़ी बड़ी बीमारियां, ब्लड कैंसर टाइप की बीमारियां शुरू हो जाएगी। तो शरीर को तो किसी ना किसी तरह से आपका ब्लड को प्योरीफाई करके रखना है।
शरीर जो है वो किसी ना किसी तरह से उसको, क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम पॉइजनस। तो शरीर में हमारा क्या क्या है उसको समझें। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोज हैं, फैट्स हैं, वो तो एनर्जी देने वाले हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारे पास प्रोटीन है, अमीनो एसिड बनाते हैं, और वो हमारे शरीर को का एक तरह से हीलिंग करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, जो सेल्स मर गए हैं उनको बनाते रहते हैं। और फिर हमारे अंदर मिनरल्स एंड मेटल्स है, ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करते हैं, ये रक्षण करते हैं, ये हमारे रक्षक, ये हमारे शरीर का संचालन भी करते हैं। मैग्नीशियम शरीर के जो ब्रेन में हमारे यहाँ है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब न्यूरॉन्स के द्वारा पूरे शरीर नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। हर एक बॉडी में कोई ना कोई एक मेटल और मिनरल है जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उसको संचालित, उसको चला भी रहा है। और फिर विटामिन हैं, विटामिन हमारी फंक्शनल एनर्जी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, उनकी रोग निरोधक कैपेसिटीज होती है। और फिर टॉक्सिन को क्लीन करने के लिए फाइबर्स। तो जो मिनरल्स एंड मेटल्स हैं उनको समझें। हमारे यहाँ क्या क्या मिनरल्स एंड मेटल है, जैसे कि हमारी हड्डी है उसमें 1200 ग्राम कैल्शियम, 1200 ग्राम कैल्शियम। हड्डी में, थायराइड में करीब 790 ग्राम फास्फोरस, 450 ग्राम सल्फर है। हार्ट में, जो हमारे हार्ट और बाकी शरीर में है, वो करीब 110 ग्राम पोटेशियम, 110 ग्राम सोडियम, क्लोरीन है करीब 90 ग्राम। फिर आपके ब्लड में आयरन है, 4 ग्राम आयरन है। मस्तिष्क में 25 ग्राम आपका मैग्नीशियम है। फिर लंग्स में जिंक है। तो ऐसे थायराइड में आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो ऐसे हर एक अंग में हमारे क्या है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। अब किडनी क्या करती है, जब किडनी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है प्यूरिफिकेशन की ब्लड की, तो वो क्या करती है, मेटल्स, बॉडी से मेटल्स निकालना शुरू करती है, और एसिड प्लस मेटल्स करके, मेटल्स आर मोस्टली अल्कलाइन इन नेचर, उनके जो सॉल्ट होते हैं, तो दोनों को मिला करके वो आपके ब्लड को न्यूट्रलाइज करके 7.4 पे लाती है। इस बात को फिर से समझ, किडनी क्या करेगी, अलग अलग अंगों से मेटल्स निकालेगी। मेटेलिक सॉल्ट जो है वो अल्कलाइन होते हैं, तो अल्कलाइन प्लस एसिड मिल करके उसको न्यूट्रलाइज करके वो फाइनली आपके ब्लड को 7.4 पे लाएगी। तो सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, कैल्शियम, हड्डियों से कैल्शियम निकालेगी। तो आपको क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम निकलने से हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाएगी, जॉइंट्स पेन चालू हो जाएंगे, हड्डी कमजोर हो जाएगी, जल्दी जल्दी आपको फ्रैक्चर्स चालू हो जाएंगे, जो भी हड्डियों की बीमारी है वो सब शुरू हो जाएगी। माइंड से मैग्नीशियम निकालेगी, ब्रेन आपका कमजोर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपके पूरे जो भी नर्वस सिस्टम काम कर रही है, आपका पूरे शरीर का मुआयना कर रही है, वो सब कमजोर हो जाएगा, सारे अंग धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, थायराइड चालू हो जाएगा, आयोडीन निकलेगा, फास्फोरस निकलेगा, हार्ट वीक हो जाएगा, पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम सोडियम का संतुलन खराब हो जाएगा, जिंक निकलेगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, लंग्स कमजोर हो जाएंगे। तो मेटल्स को निकाल करके किडनी आपके ब्लड को प्योरीफाई करके उसका पीएच अराउंड 7.4 विद इन द लिमिट कोशिश करती है कि वो 7.4 के आसपास रहे। अगर आप लगातार एसिडिक फूड खाते रहेंगे, लगातार खाते रहेंगे स्वाद के लिए और खूब भर भर के खाएंगे, तो क्या होगा, किडनी आपकी सबसे पहले उसकी विक्टिम होती है। वो एफिशिएंसी कम हो जाती है, चोक होना शुरू हो जाती है, आप डायलिसिस में जाने लगते हैं,
और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है। पहले एक फेल होती है, फिर दूसरी। आपका पैनक्रिया, आपके लीवर, आपका पेट, इनको बहुत सा काम करना पड़ता है। इनका ओवरलोड हो जाते हैं बार बार एसिडिक फूड खाने से, और उसके साथ अगर आप क्वांटिटी भी बढ़ा दो तो फिर तो सर्व सत्यानाश। आपको पैनक्रिया नहीं काम करेगा, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, डायबिटीज शुरू हो जाएगी। लीवर ठीक से नहीं काम करेगा, फैटी लीवर चालू हो जाएगा, बाद में सिरोसिस शुरू हो जाएगा। पेट ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको जलन, एसिडिटी से चालू होगा, गैस से चालू होगा, बाद में पेप्टिक अल्सर। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको भी हैवी लोड काम करता है। मैंने आपको क्वांटिटी ऑफ फूड के बारे में ऑलरेडी बताया, वो सब बीमारी, और उसके साथ ये ऊपर से करेला और नीम चट। तो किडनी बीमार होगी, किडनी फेल हो सकती है, पैनक्रिया, लीवर, स्टोमक के बीमारियां होंगी, डायबिटीज होंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होंगे, जॉइंट पेन चालू हो जाएंगे, आपका स्पाइन जो है वो बैंड होने लगेगा। ब्लड कैंसर आपको हो सकता है अगर आप ब्लड कंटिन्यूअसली इम्प्योर रहा, बहुत ज्यादा एसिडिक होने लगा, बार बार, फिर आपको ब्लड रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उससे पूरे शरीर का संचालन बिगड़ जाएगा। थायराइड होगा आपको, थायराइड से आपका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, खाने पीने में इंटरेस्ट चला जाएगा, काम करने में इंटरेस्ट चला जाएगा। हार्ट डिसीज हो सकती है, हार्ट वीक हो जाएगा, लंग्स डिसीज हो सकती है, इंटेस्टाइन की डिसीज हो सकती है, हर तरह की डिसीज होती है। उसका एक ही कारण है कि हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं। आप अपने फूड को कंट्रोल कर लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कभी डॉक्टर के पास। अगर आपका फूड बेसिक इन नेचर हो, अगर आपका फूड अल्कलाइन इन नेचर हो, तो सारी बीमारियां, कैंसर भी बहुत ज्यादा एसिडिक फूड के कारण होता है। अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी इसको हैंडल कर रही है, या हम इसको किस तरह से, इस सिचुएशन को, इस एसिडिक फूड को बेसिक में हम कैसे बदलें। एसिडिक फूड जो हम खा रहे हैं उसको हम बेसिक में कैसे बदल सकते हैं? बाई चूजिंग ए प्रॉपर फूड स्टाइल। तो नंबर 1, अगर आप, मैंने एक फोटो भी भेजा है, उसमें एक डाइजेशन सिस्टम दिखाया है, तो आप देखेंगे कि 16 अंगों का डाइजेशन सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ऊपर से और नीचे तक 16 अंग टोटल इसमें पाचन तंत्र में इन्वॉल्व होते हैं। आपके व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। सबसे पहले मुंह होता है, जिसमें दांत होते हैं, वो चबाने के लिए होती है, जीभ होती है, फिर रस वहां क्रिएट होता है, फिर हम नीचे अंदर ले जाते हैं, हमारी 3 पेयर ऑफ सल्वेरी ग्लैंड्स होती हैं, फिर वो फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, वहां पे वो उसका मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होकर के उसका डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, फिर ड्यूodenum में जाता है, वहां पे आपके गाल ब्लैडर से और लीवर से और पैनक्रिया से, सब जगह से डाइजेस्टिव जूस आता है, उसको पचाने की कोशिश करता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन सरेटेड होती है, सरेटेड होती है, और वहां से फिर वो धीरे धीरे जो फूड है उसका अवशोषण होता है, वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, और फिर डिसेंडिंग, वहां से जाके रेक्टम से जाकर एनस से जाके मल निकलता है। ये ऐसे 16 अंग से ये बना हुआ हमारा सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम पाचन तंत्र कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो सबसे बड़ा मंत्र क्या है? पहले तो आप अपना खाना चूज कर लीजिए। ट्राई टू हैव ए सम्यक फूड। नंबर 1 है कि खाना ही गलत होगा तो आपका सिस्टम आपको कितनी हेल्प करेगा।
इसलिए आपका खाना प्रॉपरली डिजाइंड होना चाहिए। आप क्या खा रहे हो, कुछ भी जो सामने आए वो नहीं खाना है। जैसा मैंने आपको बताया कि खाना परमात्मा का स्वरूप है, वो इस मंदिर में प्रवेश हो रहा है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हर कुछ गंदा आप मंदिर में गर्भगृह में नहीं ले जाते। वो एक पूजा की प्रक्रिया है, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही सोच समझ करके गर्भगृह में जाता है। पूरी प्योरिटी के साथ आपके अंदर जाना। खाना एक पूजा, पूजा से बड़ी प्रक्रिया खाना है। खाऊं पीऊं तो पूजा, कबीर साहब कहते हैं। उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाना पीना ही मेरी पूजा है। इसलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने फूड को प्रॉपरली चूज करें। अब मुंह में फूड आया, उसको चबा चबा के खाएं। दिस इज द मंत्रा, ओनली मंत्रा इज चबा चबा के खाएं। आपके जितने दांत हैं उतने बार चबाएं। किसी के 32 नहीं है तो 31 होंगे, 30 होंगे तो 30 बार तो चबाओ। उससे कम में काम नहीं चलेगा। लेट अस मेक इट ए हैबिट। क्योंकि क्या हो रहा है, सलाइवा जो है वो 3 तरह के ग्लैंड्स है, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स है। उस फोटो में भी आपको दिख जाएंगे। वहां से वो ग्लैंड है सलाइवा। जब आप चबाते हैं, आप यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं, इसका दलिया बनाते हैं, तो सलाइवा उसके अंदर 2 से 3 लीटर सलाइवा पैदा होता है, उसके अंदर जाता है। ये पूरा सलाइवा अल्कलाइन होता है। आप जो कॉर लेते हैं वो तो एसिडिक लेते हैं, जब ये सलाइवा मिलता है तो वो अल्कलाइन करके उसको वहां न्यूट्रल करके और उसको अल्कलाइन कर देता है। तो सबसे बड़ा मंत्र है चबा चबा के खाना, गल्प नहीं करना है। क्योंकि हमने देखा कि अगर आप चबा चबा के खाते हैं तो आप मात्रा को भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि एक फीडबैक सिस्टम है, आपके सलाइवा आप जो चबा रहे हैं उससे ब्रेन और पेट के बीच में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत जल्दी आता है। आपको बहुत कम खाना पड़ता है। तो आप खाने को भी नियंत्रण कर रहे हैं और आप पीएच को भी नियंत्रण कर रहे हैं चबा चबा के खा करके। तो चबा चबा के खाना। अब चबाने से आप क्या कर रहे हैं, आपके कार्बोज भी आधे डाइजेस्ट हो जाते हैं डाइजेस्टिव जूस से। तो क्या हो गया, पेनक्रिया, स्टोमक और लीवर को भी काम कम करना पड़ता है, उनको आराम मिल जाता है। मात्रा को आप कंट्रोल में करते, जबरदस्ती टॉक्सिन नहीं बनना पड़ता। क्योंकि जितनी जरूरत पेट को है उतना ही आप खा रहे, चबा चबा खाने से। आपकी 4 ज्ञानेंद्रियां और 1 मुख कर्मेंद्रिय, 5 की एक्सरसाइज होती है। चेहरे पे हमेशा रौनक रहेगी, आप हमेशा यंग रहेंगे, पूरे चेहरे में कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। और आपका मस्तिष्क, आपके कान, नाक, आंख, जिह्वा, मसूड़े सब अगर आपके स्वस्थ हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे कंठ पे होता है। अगर ये हमारा पूरा सिस्टम है, जहाँ कंठ है, ये 7 जंक्शन, 7 जगह से जंक्शन है। सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे जंक्शन है। सबसे जल्दी ये इन्फेक्ट होता है। अगर आपका पूरा ये ऊपर का हेड पूरा स्वस्थ है तो ये इन्फेक्शन होना, कोविड ओविड होना बंद हो जाता है, सिर्फ चबा चबा के। सेकंड, इसको आप ऑफकोर्स वीडियो आपको मिलेगा, स्वामी जी देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चबा चबा के खाना। नंबर 2, उषा पान करें। सुबह आपको बासी मुख पानी, 1 लोटा पानी पीना है। और उस पानी को हो सके तो अल्कलाइन बना लें, चाहे तो उसमें सादा नींबू डाल दें, नींबू शहद डाल दें। हालांकि शहद थोड़ा सा मोस्टली डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से शहद आप ले रहे हैं, थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन शहद के बहुत से अपने गुण हैं। बहुत अच्छा लुब्रिकेशन होता है और शहद अपने आप में एक अद्भुत टॉनिक है। तो थोड़ा सा शहद नींबू के साथ, कम से कम आधा नींबू निचोड़ें 1 लोटे पानी में, और बासी मुख उसको अपने पेट में लेके जाएं। जब आप बासी मुख, और पेट में कैसे ले जाएं, घूट घूट बैठ करके पी के, ये नहीं कि ऐसा गल्प कर दिया।
बहुत से लोगों को तो पानी घूंट घूंट पीना आता नहीं है। आप उनको घूंट घूंट पानी पीने के लिए बोलो, वो ठसकी मार देंगे, ठसका लग जाता है। घूंट घूंट पानी पीना सीख लीजिए। घूंट घूंट पानी से क्या हो रहा है, आपका सलाइवा जो भी है, जो ऑलरेडी मुंह के अंदर रात भर जमा होता है, वो हाईली अल्कलाइन होता है, वो मिक्स होता है और पानी को आपने अल्कलाइन बना दिया। और घूट घूट पीने से और सलाइवा निकलता है, वो पूरा पेट में जाकर के रात भर जो आप खाना वगैरह खाते, और जो पेट एसिडिक हो गया है, वो पेट की एसिडिटी को मार करके, और पानी भी पचता है, फाइनली ब्लड पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो अल्कलाइन वाटर आपके ब्लड में जाता है और ब्लड को अल्कलाइन। आप चाहें तो तांबे के लोटे में रख लें, क्योंकि तांबे के लोटों में सिर्फ अल्कलाइन ही नहीं होता, कॉपर जो है वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन सॉल्ट बनाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली पानी जो है वो अल्कलाइन हो जाता है और बहुत से अनवांटेड जर्म्स को मारता है। इसके साथ साथ वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत से अंगों के लिए कॉपर की जरूरत होती है। आंवला का रस भी आप पानी में डाल के पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश आंवला का रस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जो भी अगर आप फ्रेश निकाल के पिए तो वो तो अमृत, आंवला इज अमृत। तो बिल्कुल घूट घूट करके पीना है, खड़े होके पानी कभी नहीं पीना है, घटाघट नहीं पीना है, बोतल से कभी भी पानी नहीं पीना है, गैस ब्लॉक करती है पेट में। और बासी मुख पानी आप जब पीते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो क्या होता है कि आपके अंदर जो भी बीमारी है, रात भर आपकी लार में, जो मुंह का लार है बासी मुख, उसमें जमा हो जाता है। उसका तत्व, हर एक बीमारी का एक सिम्टम सैंपल जो है वो लार में आ जाता है। पानी के द्वारा जब वो पेट में जाता है तो पेट उसको सेंस करता है, और सेंस करके आपके ब्रेन को बताता है कि भैया इसको ये बीमारी है, किडनी की ये बीमारी, क्रेंटिन जो है वो बढ़ रहा है, इसको कुछ दवा देना चालू कर। तो आपका पेट जो है उसके लिए दवा बनाने लगा। तो बासी मुख पानी अपने आप में एक अद्भुत औषध है, अद्भुत औषध है। आपको अपने आप, जो आपका जो सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो सेल्फ मेडिसिन का सिस्टम, मेडिकेशन का सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर। अब यहां से स्टोमक में खाना आया, स्टोमक में भी बहुत तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उसको अल्कलाइन करते हैं, एसिडिक फूड को। तो जो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ बचा है वो यहाँ पे अल्कलाइन, प्रोवाइडेड आप ऐसा नहीं ठूस ठूस के खाएं। आप ठूस ठूस से खाएंगे तो लीवर कंफ्यूज हो जाता है, स्टोमक कंफ्यूज हो जाता है, और कई तरह का आप मिक्स करके खाएंगे तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। जो हम हमेशा करते हैं, हम सलाद भी खा लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं, पूड़ी भी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं, उसके साथ समोसा भी ले लेते हैं, कचौड़ी भी ले लेते हैं। पूरा का पूरा हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है लीवर का कि इसको कौन सा जूस चाहिए, 10,000 तरह के जूस लीवर बनाता है, कंफ्यूज हो जाता है, फाइनली वो बोलता है जाने दो, मरने दो, छोड़ देता है। हमारे अंदर वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, एसिडिटी क्रिएट करता है, गैस क्रिएट करता है, बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसी तरह से उसको पचा के बाहर भेजा जाता है, कभी कभी अनपचत। तो खाना जो है वो कम मात्रा में खाएं, एक रोटी हमेशा कम खाएं, उसके साथ ही साथ इतना खाएं कि यहाँ पेट में जब पेट इसको मिक्सिंग कर रहा है तो वो प्रॉपरली थोड़ी हवा रह जाए, 25% 30% हवा रहेगी, बाकी पानी और सॉलिड। दलिया के समान खाना खाना है, दलिया के समान। पृथ्वी, हमारा शरीर पृथ्वी और पानी से बना हुआ है, 12% पृथ्वी और 72% पानी, 1:6 का रेशियो है। उस तरह का खाना स्टोमक में जाना चाहिए। सब्जियां हमेशा पानी में गला के खाएं। फ्राइड की हुई सब्जी जो है वो 12 घंटे तक पचती है, और एक टाइम पे एक तरह का खाना। अगर आप दाल भात खा रहे हैं तो दाल भात,
रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी खा, मिक्स खाना नहीं करना, फ्रूट सलाद भी नहीं खाना। आप जब सलाद खा रहे हैं तो एक ही तरह का सलाद खाने की कोशिश करें, दुनिया भर का सलाद मिक्स नहीं करें। हालांकि सलाद का जो डाइजेशन टाइम है वो 1 घंटे से कम है, लेकिन आप तरह तरह के सलाद खाते हैं तो लीवर को उनके लिए तरह तरह का एंजाइम्स बना, इसलिए कोशिश करें एक टाइम में, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने एक सिस्टम बनाया कि दाल भात, तो सुबह दाल भात खाओ, शाम को रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी, मिक्स मत करो, अलग अलग तरह का खाना खाइए, उनका एक जोड़ी बनी हुई है खानों की, वो खाना ही खाएं। स्वामी जी 10 मिनट और लूंगा। ट्रैफिक जाम ना कर, ट्रैफिक जाम मतलब जो जल्दी डाइजेस्टिव होने वाला फूड है उसको पहले खाएं, बाद में जो धीरे धीरे डाइजेस्टिव होता है, जिसका डाइजेस्टिव टाइम ज्यादा है उसको बाद में। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है आयुर्वेद के हिसाब से, 1 घंटे पहले सलाद खा लो, तो फूड की ने डिओडेनम के मुंह पे पहले सलाद चला जाएगा, बाद में आप दाल चावल खाइए। अगर आप दाल चावल खाते हैं, दाल चावल को 2 घंटे 2.5 घंटे लगता है स्टोमक में, और उसके बाद आपने सलाद खाया तो दाल चावल ट्रैफिक जाम कर, अब जो 2 घंटे तक ये निकलेगा नहीं, और सलाद तो वहां डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद सड़ता है, सड़ करके वो एसिड बनाएगा, गैस बनाएगा, बदबू मारेगा। जब तक वो 2 घंटे का दाल भात नहीं निकलेगा तब तक सलाद निकल नहीं सकता। ये ट्रैफिक जाम हो गया, यहाँ से ड्यूडेनम जा रहा है और यहाँ से आपका ट्यूब आ रहा है खाने का, तो आपने यहाँ जाम कर दिया। छोटा सा उसमें एक नेक भी होता है, वो नेक से ऐसा सी चैनल चलता है और फिर वो जाकर के आपको इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। उसके पहले उसको बहुत सी क्रियाएं होती है, उसमें सारा डाइजेस्टिव जूस लीवर से, गॉल ब्लैडर से, पैनिक्रिया से वहां डाला जाता है और उसको एसिडिटी से उसको एक तो अल्कलाइन बनाया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। तो ट्रैफिक जाम ना करें, एक तरह का खाना खाएं, जो लो डाइजेस्टिव टाइम है उसको पहले खाएं। जैसे मिठाई है सबसे आखिरी में खाइए, नहीं तो आपने पहले मिठाई खा लिया, तो शादी में जाते तो उल्टा खाते हैं, पहले मिठाई खा लिया, अब आपने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, 6 घंटे तक वो निकलेगी, अब जो भी आप खाएंगे वो बदबू मारेगा, वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। प्रेफरेबली सलाद को खाने के 1 घंटे पहले खाइए और फल को इन बिटवीन फूड खाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्राइड खाने का डाइजेशन टाइम करीब 10 घंटे है टोटल, जो उसका साइकिल। नॉर्मल दाल भात वगैरह खाते हैं 6 घंटे, 2 घंटे स्टोमक में ही रहता है। इसलिए पहले हल्का खाएं, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। हम लोग पूरी सब्जी सबसे पहले खाते हैं, स्वादिष्ट है, अब आपने ट्रैफिक जाम कर दिया, अब जो भी खाओगे वो वहां पड़ा रहे। एक रोटी हमेशा खाओ, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, एक रोटी का। आप पेट को देख करके खाना, मन को देख के नहीं खाना, मन से मत खाओ, खाना पेट के लिए खाया जाता है, एक रोटी कम खाना। पानी खाने के साथ नहीं पीना है, 30 मिनट पहले और 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए। आप जब पानी पीते हैं तो आपका सलाइवा जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, और एसिडिटी जो एसिडिटी को हमारा अल्कलिनिटी के कारण, सलाइवा की अल्कलिनिटी के कारण मारते हैं, या पेट में जो अल्कलिनिटी क्रिएट होती है वो मारता है, वो डाइल्यूट हो जाती है, तो खाना एसिडिक ही रह जाता है। इसलिए एक तो जठराग्नि ठीक से बुझ जाती है और दूसरा सलाइवा डाइल्यूट हो जाता है। तो ये 2 बहुत बड़े रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो पानी तो जहर है खाने के साथ, पानी जहर है। बच्चों को सिखा दो कि खाने के बाद, खाने ड्यूरिंग फूड खाना नहीं, पानी नहीं पीना है, उनको आधा घंटा पहले पानी दे दो, और उनको सिखा दो कि चबा चबा के खाना है। आप बैठ के काउंट करके उनको बोलो 20 बार 25 बार चबा, इसके बाद
मैंने बताया मिक्स खाना नहीं खाना, मिक्स फ्रूट मिक्स सलाद नहीं खाना। प्रेफरेबली वीक में एक बार उपवास करें, फलाहार, आपके सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, आपके लीवर को रेस्ट हो जाएगा। अगर वीक में नहीं कर सकते तो कम से कम हर एक एकादशी को एक उपवास कर ले 15 दिन। हर 3 महीने में एक बार टॉक्सिन रिमूवल कर लें बॉडी का, जिस दिन आप ओनली फलाहार और वाटर पे रहेंगे पूरा 24 आवर्स। और उसके साथ साथ निर्मल मुद्रा, जो मैंने आपको मुद्रा के उसमें बताया है, उसको 3 बार लगाएंगे 20 मिनट, आपका पूरा टॉक्सिन बॉडी से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे धीरे धीरे आप जो है हल्का फूड खाते हुए, इट इज ऑलमोस्ट ए प्रोसेस ऑफ 4 to 5 days। 3 महीने में एक बार टॉक्सिन रिमूवल जरूर करें। जब भी आप छुट्टियों का दिन आता है, तो छुट्टियों के दिन में तो हम क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं और मजे से खूब खाते हैं, तो जो जितना टॉक्सिन शरीर में है वो और टॉक्सिन भर के ले आते हैं। तो अपने शरीर को, अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, 170 ईयर्स तक आप स्वस्थ और यंग रह सकते हैं अगर आप नेचुरल तरीके से खाना खाएं और नेचर के हिसाब से रहें। हमारा शरीर 169 ईयर्स के लिए डिजाइंड है। पसीना जरूर निकालें और प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि 2 मेथड, जो ऑक्सीजन के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारा जो मल है, जो टॉक्सिन है, वो ब्लड से निकलता है। पसीना निकालना इज ए मस्ट। आपको 10 मिनट, अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो 10 मिनट खुली हवा में घर के अंदर जॉगिंग करिए, प्यार से, बिल्कुल शक्ति मुद्रा लगा करके जॉगिंग करें। और प्राणायाम आधा घंटा करना ही करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राण मुद्रा में करना ही करना, कपालभाति करना ही करना, उज्जयी प्राणायाम करना ही करना है 5 बार, और एक बार मेरुदंड जरूर करना है। वीक में 2 बार मेरुदंड करना है और एक बार कटी मुद्रा में वीक में सोना है। रोज 3 से 4 लीटर पानी पिए, कंपलसरी है। पानी भी टॉक्सिन को निकालता है, एसिडिटी को खत्म करता है। जो यंग लोग हैं और 45 ईयर्स तक के हैं, उनके लिए मैंने एक छोटा सा, ये जरूरी नहीं सी, डाइटिशियंस लोगों का आजकल बहुत, हजारों तरह के डाइटिशियन, हजारों तरह के आहार विज्ञान, हजारों तरह का भोजन खाने का तरीका है, लेकिन मैं आपको अपना तरीका देता हूं जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों से चला आ रहा है। 45 साल तक सुबह 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करें, जिसमें पोहा, उपमा, स्प्राउटेड, इडली, डोसा, ढोकला, खांडवी, इस तरह का होना चाहिए। साथ में हो सके तो ग्रीन टी पिए या थोड़ा कम दूध डाल करके, कम पत्ती डाल करके चाय पिए। लंच 1 बजे के पहले कर लें, उसमें एक ही तरह का खाना खाएं, दाल चावल और रोटी सब्जी, इस तरह का खाना खाएं। इन बिटवीन मील्स करीब 4 बजे आप या तो सलाद ले लें या फ्रूट्स ले लें, कोई भी एक तरह का, जो भी आपको पसंद। डिनर आप 6:30, ये 45 ईयर्स से जो छोटे हैं उनकी बात करो, डिनर 6:30 के पहले फिनिश करें, जो भी आपको खाना। ऑफिस में लेके जाइए रोटी, चपाती, सब्जी। नाइट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, और सोने के आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पिए, गाय का दूध। जो 45 साल के ऊपर के हैं वो ब्रेकफास्ट को मिस करें। 11 बजे लंच करें, 11 बजे पूरा लंच करें। 3 बजे फ्रूट्स या सलाद इन बिटवीन लें, थोड़ा सा चाय कॉफी लें, अगर हो सके तो नींबू पानी। नींबू पानी 2 बार जरूर सबको पीना है, बॉडी को अल्कलाइन करने। 6 बजे के पहले जो भी 45 के ऊपर और है, वो 65 तक, वो अपना डिनर को कंपलसरी खत्म कर ले। 9 बजे हल्दी वाला अच्छा एक गाय का मिल्क पिए और खजूर खाएं अगर आपको बहुत भूख लगती है, और सो जाएं। 65 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो डिनर को अवॉइड करें, शाम का डिनर नहीं लें, शाम को फ्रूट्स लें और रात को दूध, हल्दी वाला दूध। कुछ चीजें हैं जो 45 साल के बाद आपको एकदम बंद कर देना है। मैदा की सारी चीजें, शुगर, शुगर की जगह गुड़, सॉल्ट को एकदम कम कर देना है, रॉक सॉल्ट ही खाना है। नो कैंड फूड एंड नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो
कैंड जूस। जूस भी नहीं पीना है, जूस का जीआई इंडेक्स बहुत हाई है। आप घर में जूस बनाइए पल्प के साथ, उसको चबा चबा के खाइए। पानी को खाना है और खाने को पीना है, ये याद, ये मंत्र है। पानी खावो और खाना पीवो, ये मंत्र है, इसको लिख लें कहीं पर। कुछ चीजें वर्जित हैं एक उम्र के बाद, कोका कोला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा। 4 घंटे से पुराना खाना बासी हो जाता है। चिप्स, नमकीन, जंक फूड, समोसा, कचौरी, बड़ा पाव, ये सब ट्रांस फैट में बनते हैं। ट्रांस फैट डाइजेस्ट नहीं होता, इट क्रिएट्स कैंसर, फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है, किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए इन सब चीजों को नहीं खाना है। ये काला तेल और काला घी के अंदर फ्राई किए जाते हैं, वो ट्रांस फैट होते हैं। खाने को आप जितनी बार गर्म करोगे वो उतना एसिडिक होगा। दूध को आप जितनी बार गर्म करेंगे वो उतना एसिडिक होगा। और संतुलित खाना, एक जनरल मैं आपको जो कह रहा हूं, 40% फ्रूट खाएं, 30% ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद, 20% ही आप ग्रेन्स खाइए, दाल भी उसके साथ है, 5% गुड़ और 5% फैट। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो आइए, क्योंकि हमारा समय, मैंने ऑलरेडी आपका 5, 7, 8 मिनट ज्यादा ले लिया, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि मेरे 10 सेशन आपने इतने प्रेम से और इतने आत्मीयता से सुने, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। और हम फिर मिलेंगे जब हमारे स्वामी जी हमको प्रोग्राम करेंगे। तो आइए, आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आनंदित रहें, प्रेमपूर्ण रहें और सभी परमात्मा की यात्रा करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें, ऐसी मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं। और सभी के लिए आज हम मंगल कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम धौ शांतिर अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधेया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वे घुम शांति शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं अंजलि जी को प्रार्थना करूंगा, स्वामी जी का आभार प्रदर्शित करेंगे। बाद में किसी को क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, शंका कुशंका होगी या प्रतिक्रिया देना है तो आप दे सकते हैं। अंजलि जी। दादासाहेब किशकुले योग वर्ग का निरंतर आज 1094वां दिन। हमारे योग वर्ग के जो प्रणेता है ठवकर दादा, उनको नमन वंदन प्रणाम। वैसे ही मते दादा जो वीडियो बना के इसका फायदा सभी समाज को हो, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, उनको नमन वंदन प्रणाम। आज के पवन कुमार चौरसिया जी जो हमारे गुरु है, उनको दिल से नमन वंदन प्रणाम। और सभी साथी वर्ग जो इसका लाभ ले रहे हैं, सभी को नमन प्रणाम। पवन कुमार स्वामी जी है, उन्होंने पहले हमें मुद्रा का ज्ञान करवाया। सभी मुद्रा जो है, हमें कोई भी अगर हम तो निरोगी रहने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई ना कोई रोग आ ही जाते हैं, तो उसका बिना दवा से हम मुद्रा से कैसे उस पे लाभ ले सकते हैं, उन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में समझाया। वैसे ही पिछले वर्ग में और इस वर्ग में हमारा जो आहार है, हमारा अन्न ही ब्रह्म है, वैसे ही हमारा आहार ही औषध है। हम जो आहार खाते हैं तो वो कैसे होना चाहिए, उसके पूरा डिटेल्स में हमें
स्वामी जी ने अवगत कराया, पूरा ज्ञान अवगत कराया। उन्होंने जो बताया उसका सार कि रोग अनेक उपाय एक, कि जो रोग होते हैं उसकी जड़ है कि हमारा खाना एसिडिक हो रहा है। हम ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, हमारा रक्त है जिसमें 80% हमें अल्कलाइन होना चाहिए रक्त को और 20% एसिडिक होना चाहिए। पर अभी जो आधुनिक युग में हमारा जो खाना है वही खाना हम इस तरह से खाते हैं कि उस फूड को हमने एसिडिक बना के रखा है। पर उसी फूड को हम अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज स्वामी जी ने दिया कि हमारे मन में सब निगेटिविटी भरी कि हाँ हम खाते हैं, एसिडिक खाते हैं और सभी को पता है पर खा ही रहे हैं। खाना भी है और उसको हम कैसे एसिडिक बना के रखा है। पर वही खाना अगर हम धीरे धीरे खाएं और चबा चबा कर खाएं तो वो कैसे अल्कलाइन होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो सलाइवा होता है लार, वो 1 से 2 लीटर हमारे अलग अलग ग्लैंड द्वारा वो सलाइवा तैयार होता है, वो हमें निगलना चाहिए, ना कि बाहर वेस्ट होना चाहिए। तो अगर सलाइवा हमारे पेट में अगर जाता है 1 से 2 लीटर, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो अल्कलाइन होता है। और वैसे ही स्वामी जी ने हमें कौन से फूड एसिडिक है, कौन से अल्कलाइन है, या तो फिर वो जो एसिडिक है उसको अल्कलाइन कैसे किया जाता है। तो लार उसमें मिक्स हो, पानी भी हम धीरे धीरे घूट घूट करके पिए तो पानी भी हम अल्कलाइन जैसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही खाना हमें बहुत पेट भर के नहीं खाना है, योगा प्राणायाम करना है हमें आधा घंटा, तो जो खाना है बच सके 5 घंटा बाद पीना है। सुबह उठ के जो हमारी लार होती है वो अल्कलाइन होती है, तो वो लार हमें पेट में अंदर जाने के लिए हमें एक तो तांबे के बर्तन में का, नहीं तो फिर ऐसे ही 1 से 1.5 लीटर हमें पानी, 1 लोटा पानी हमें सुबह पीना है। तो ऐसे बहुत से उपाय स्वामी जी ने सरल सरल उपाय जो हम कर सकते हैं। वही खाना जो हम खाते हैं वो ब्रह्म की तरह खाए, वो हमारा खाना ही हमारा ब्रह्म है और वही हमारा औषध है। तो हमें कोई भी रोग हमारे पास नहीं आ सकता। और सभी सर्दी से लेके कैंसर तक जो भी जो रोग है, रोग से लोग पीड़ित है, उस हमारा एसिडिक फूड है। तो ये अगर बात हमने मन में ले लिया कि हमें कैसे खाना खाना है और ये जो सब उपाय है इसका अगर हम फॉलो करें और छोटेपन से ही बच्चों को अगर आदत लगाए और हम भी इसका अगर उपाय करें तो हम 170 साल तक जीवित रह सकते हैं। अभी तक तो हम 100 साल की आयु बोलते थे, पर आज ही स्वामी जी ने बताया कि हमारी जो उम्र है 169 साल तक हम जीवित रह सकते हैं, नियमों का पालन किए तो स्वामी जी आपका जितना शुक्रिया करे उतना कम है। पर मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और ऋणी रहना चाहती हूँ आपके ज्ञान में। तो अच्छा नॉलेज हमें स्वामी जी ने दिया और भी स्वामी जी से हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, अभी किसी को प्रश्न पूछना है, प्रतिक्रिया तो दे सकता हूँ। हरिओम दादा। प्रणाम। हरिओम, प्रणाम प्रणाम दादा। दादा, हमने खाने की पीने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया। हमारा जीवन सुखी होने के लिए बहुत सारे अंगों की जरूरत होती है। जैसे हम बाकी भी उपाय करते हैं बीमारियां कम होने के लिए, मुद्राएं या बाकी ज्ञान हम लेते हैं, वैसे ही खाने का ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं होता। और आपने सही बताया कि बहुत सारे लोगों को खाना बराबर नहीं होने से बीमारियां होती है। तो खाने का ज्ञान होना इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई इसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो अगर हम हर अंक का बराबर तरह से अभ्यास करें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। और इसलिए ये दादा साहेब टिस्किले वर्ग का हमेशा प्रयास रहता है। अच्छे अच्छे गुरु आते हैं और आपने जो आज का आप खाने के बारे में जो बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये समाज में जो सामान्य आदमी है उधर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो सामान्य आदमी को ये पता ही नहीं चलता क्या खाना चाहिए और क्या नहीं चाहना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो पहले से आ रहा है वो खा रहा है, वो पहले से आ रहा है वो चल रहा है। और दूसरा भी जो
गंदा खाना है, जो भी मतलब कहीं का भी पड़ा हुआ, कहीं का भी खाया, तला हुआ कहीं से भी, कौन से भी ऑयल से, और जिस खाने में कुछ भाव नहीं है, ऐसा कुछ भी खाना खा के आदमी दौड़ रहा है, तो उधर उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आपने तो मैं बोलता हूँ कि बराबर रोक लगाने के लिए शुरू से ही, ये तो मुझे लगता है स्टार्टिंग है कि खाना हमारा स्टार्टिंग है। खाना बराबर हो तो बाकी सब अलग बातें होती है। तो पहले खाने से आपने जो ये खाने की समस्या जो उठाई आपने और उसके लिए उपाय बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आप ऐसे ही आते रहिए। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी समाज सेवा है। आज सामान्य आदमी तक ये आपकी बात पहुंचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दादा। आहार के फाउंडेशन हमारे संजय ठाकुर जी है, वो सिर्फ बताते नहीं, हर वक्त पूरे इंडिया में प्रयोग करते हैं। मैं संजय ठाकुर जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी 2 शब्द बोलें। दादा, अरे अच्छा, हाँ, केएन सिंह साहब बोलेंगे क्या? हाँ, बोलिए। अरे दादा, आज का आपका लेक्चर तो बहुत बेस्ट रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ मुझे जो भी 2 मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पहला मुद्दा ऐसा है दादा, आपने कहा है कि आरओ वाटर मत पियो, मगर डॉक्टर तो बताते हैं कि जिसको किडनी स्टोन फॉर्म होने की हैबिट है, उन्होंने आरओ वाटर पीना चाहिए। एक ये आइटम हुआ है। तो इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां है, तो हमारे मन में भी भ्रांति है, इसका करें। और दूसरा मुद्दा दादा, आपने कहा है मीठा खाने के जब भी आप भोजन करते हैं तो मीठा आखिरी में खाना चाहिए, ऐसा आपने बताया। लेकिन हमने ये क्या कहते हैं, आहार के बारे में जो लेक्चर सुने, कई लोग बताते हैं कि पहले मीठा खाओ, ऐसा बताते हैं। हो सकता है आपका भी राइट होगा, हमें ऐसा कहना नहीं कि आप इनकरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन स्थिति है। और दादा, ये तो 2 मुद्दे हो गए, और अब मेरा एक तीसरा जनरल मुद्दा है। ये आपके इसमें कैसा बैठता है, जरा सुने। जैसे दादा, हम जैसा भी कुछ भी चीज जिंदगी में सीखते हैं, जो भी चीज हम सीखते हैं, तो हमें जैसा ज्ञान होता है, हमारे हेल्थ के बारे में ज्ञान होता है, उतना हमारे में फिर अवेयरनेस आता है। तो अवेयरनेस आने का कारण ही है कि हम चिंता करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसा भी हमें ज्ञान होता है, हम चिंता करने लगते हैं। तो चिंता से घटे शरीर, चिंता से घटे शरीर, ऐसा एक कहावत है। और जैसा कि हम पुराने लोगों का जो अनसीन टाइम का जो हमारा नेचर था, लोग रहते थे, उनको तो इस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, क्या खाना है, कैसा खाना है। वो तो बेचारे उस क्या कहते हैं, जैसा भी आया वैसा खा रहे, जंगल के पत्ते खा रहे, जंगल उस समय तो अनाज भी कहा था। तो हमारा कहने का मतलब यह है दादा, जितना भी हमें ज्ञान हो रहा है, उतना हम चिंता कर रहे हैं। तो फिर आपने भी हमारे जैसा भी ये लेक्चर हम सुनते हैं, तो सुनते समय हमें चिंता हो रही है कि हम तो आपके गाइडेंस के मुताबिक हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं। सब जो आजकल हमें जो मिल रहा है, सब फूड भी तो ऐसा है ना, सब उसमें फुहारे मार रहे हैं, क्या क्या, तो प्योर फूड है ही नहीं। फिर हम इस जिंदगी में कैसा जिए दादा। और आपने कुछ पॉइंट ऐसे भी बताया है कि भाई 60 साल के बाद में आदमी ने एक ही टाइम खाना खाना चाहिए। अगर मेरी बात कहे तो मैं तो 2 टाइम खा रहा हूँ, फिर क्या मैं इधर आई एम इनकरेक्ट? सो वेरी several questions are there. In all that way, you are correct. I doesn't mean to say that you are giving incorrect information. So, दादा, मैं आखिरी में आपको और एक बार वंदन करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आरओ वाटर का जो पीएच है वो करीब 6 होता है,
तो आरओ की जगह यूवी वाला पानी आप पिएंगे जो मिनरल होता है, जहाँ पे सिर्फ अपन जो जर्म्स हैं उनको मार देते हैं, तो वो करीब करीब 7 pH या 7+ pH का होता है। तो फिल्टर्ड एंड यूवी वाटर इज ऑलवेज बेटर देन आरओ। एक्चुअली कुएं का पानी, झरने का पानी, नदी का पानी साधारण वो सबसे अच्छा होता है। म्युनिसिपल वाटर अगर फिल्टर्ड आ रहा है तो वो उससे अच्छा कोई पानी नहीं। हाँ, अगर वो मटमैला वगैरह आ रहा है तो फिर आपको उसको ट्रीट करने की जरूरत है। आरओ वाटर का 6 pH होता है। अभी डॉक्टर लोग जो है वो अपने हिसाब से, मैंने कहा ना, आहार के बारे में 1000 तरह का सिस्टम चलता है पूरे संसार, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनने जो विद्या लिया है वो यूरोप से लिया हुआ है, और यूरोप की कंडीशन और हमारी कंडीशन एकदम अलग है। जैसे यूरोप में ब्रेकफास्ट इज ए मस्ट, क्योंकि वो सुबह रात को, आप अगर अमेरिका जाएंगे तो सब लोग वहां 6 बजे खाना खा लेते। पुराने जमाने में ठंड के कारण 6 बजे खाना खा करके सो जाया जाता था, क्योंकि उस समय ना हीटिंग और एसी वगैरह नहीं था, तो 6 बजे 7 बजे सो जाते थे और सुबह 7 बजे उठते थे। तो वो 12 घंटे का उपवास करते थे, इसलिए उनको सुबह ब्रेकफास्ट जरूरी है, क्योंकि आपको शर्करा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो इसलिए वो ब्रेक फास्ट करते थे, वो उपवास को फास्ट ब्रेक करते थे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ, उनके यहाँ पर पहले जो ठंड होती थी उसके कारण इतनी सारी ऊर्जा का क्षयन होता था, उनको शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही बहुत सारा कम, हम लोगों को जैसे 600-700 कैलोरी चाहिए है, उनको उस जमाने में 1000 कैलोरी उसके लिए चाहिए। तो उनके लिए खाना ब्रेकफास्ट इज ओके, बट हमारे यहाँ नहीं। तो हमारे यहाँ पर हम सूर्य के हिसाब से खाना खाते हैं। जैसे सूर्य, खाना जो है वो सूर्य, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सूरज को फॉलो करता है, हमारा मन चंद्रमा को फॉलो। तो सुबह जो समय होता है 6 से 10 का, वो कफ का समय, और 10 से 2 का पित्त का समय होता है। तो ये 10 से 2 के बीच में सबसे अधिक पित्त रहता है। आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। इसलिए जैसा कि मैं जानता हूँ, हमारे दादाजी वगैरह जब खेत वगैरह में काम करने जाते थे तो वो 10 बजे, 9:30, 10 बजे पूरा भरपूर खाना खा के चले जाते थे, और 4, 4:30 बजे आते थे, फिर आकर के पूरा खाना खाते थे। ये 2 ही मील्स उनकी होती। और हमारे यहाँ जो हमारे जो लोग हैं उनका आहार बहुत ही सम्यक रहा है। उन्होंने आहार को बहुत सिस्टमैटिक, ये तो मुगलों के टाइम के बाद से और अंग्रेजों के टाइम के बाद से हमारा पूरा आहार बिगड़ गया, क्योंकि हम आधी चीज अंग्रेजों की फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हर कोई यहाँ अंग्रेज बनने की कोशिश करता है, और उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल बहुत अंतर। उनके टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम्स होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं, और हमारे जो है एक संयत होता है। हमारे 3 जो सीजन होते हैं उनका पूरा खाना ही अलग अलग होता है। अगर आप देखेंगे हर एक एरिया में, साउथ वाले एक अलग सिस्टम से खा रहे हैं, नॉर्थ वाले एक अलग सिस्टम से खा रहे हैं। तो आप जहां जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसके हिसाब से लोगों ने खाना बनाया हुआ है, और हमको वही खाना, आप जो खा रहे हैं, आपका सिंपल माध्यम है, आप किसी की सुनो मत, मेरी भी नहीं सुनना, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लो, लेकिन आप ये देखिए कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपको निरोग रख रहा है क्या। एक फंडामेंटल चीज समझ लीजिए कि आपका जितने भी रोग हैं उसमें 80% रोग आपके अपने आहार के कारण है। अगर आप रोगी हैं तो आपका आहार गलत है, आपको चेंज करना है। और अगर आप निरोगी हैं तो यही आपका सबसे अच्छा आहार। आप सिर्फ आहार की मात्रा को थोड़ा सा, आप अगर 100 खा रहे हैं, आप 4 चपाती खा रहे हैं सुबह, तो 3 कर दीजिए। आप शाम को 3 खा रहे हैं तो 2 पे आ जाइए, और उसको चबा चबा के खाइए। पानी के विज्ञान को ध्यान रखिएगा। एक रोटी कम खाइएगा, तला हुआ कम से कम खाइए। आपको अगर तला हुआ पिज्जा, बर्गर, इन सब के लिए आपकी जिह्वा बहुत तरस रही है, मन बहुत तरस रहा है, तो सुबह के टाइम खा लीजिए। नॉर्थ में आपने देखा होगा जलेबी रबड़ी का चलन, कचौड़ी, जलेबी, रबड़ी, वो सुबह के टाइम खाते हैं, क्योंकि सुबह पित्त बहुत स्ट्रांग होता है। 10, 10:30 बजे, 9 के बजे के बाद पित्त बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सुबह के टाइम खाना, जो भी आपको अंट संट खाना है, जो जंक फूड भी आपको खाना है तो खाइए, लेकिन उस समय हो सके तो अवॉइड कीजिए।
लेकिन आप अपने खाने में 50%, 50% खाना जो है वो फ्रूट्स और सलाद रख लीजिए। अगर आप ये दो चीजों को अपने खाने में रखते हैं और आप 7 बजे के पहले खा लेते हैं तो नॉर्मली और चबा चबा के खाते हैं और कुछ पानी वगैरह का विज्ञान जो मैंने आपको बताया उसको आप रखते हैं, तो जो खाना आप खा रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। बाकी बहुत सा विज्ञान है, हर एक आदमी का एक अपना विज्ञान है। आयुर्वेद का अलग है, होम्योपैथ का अलग है, यूनानी का अलग है, तो आप वो सब में मत जाओ। जो हम खाते रहे हैं और जो सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा, उनको कंट्रोल करें और खाना बड़े प्रेम से टाइम लेकर के खाएं, चबा चबा के खाएं और पानी वगैरह का ध्यान रखें। और आप अपने टॉयलेट्स वगैरह आपको सही हो रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो खाना ही आपके लिए सबसे सुंदर और सबसे आरोग्यवान। धन्यवाद स्वामी जी। संजय ठाकुर जी, आप बोलना चाह रहे हैं? हरिओम सर, हरिओम। हाँ, बोलिए सर। संजय जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं सर आपने इतना ज्यादा ज्ञान दिया, मैं तो बोला कि ये तो सूरज को दिया दिखाना होगा, इनके सामने कुछ भी बोलना। इतना सुंदर से आपने बात किया और एक एक चीज का ज्ञान विज्ञान जो आपने दिया है, बहुत मजा आ गया। मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक नेचुरोपैथी का जो भी कोई कार्यक्रम अटेंड किया होगा उसमें सबसे मैनेजर को बोलूंगा कि जब भी किन्हीं का प्रोग्राम होने लगे उससे एक पहले का जो रिकॉर्डिंग है वो पहले दे दें, ताकि उनको उनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हो जाएगी, देखा रहेगा। उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए। ठीक है, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, आपने सब आंसर कर दिया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं पर्सनली कनेक्ट होना चाहूंगा आपसे और बहुत कुछ सीखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है संजय जी, मैंने आपके भी भाषण सुने हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, और जरूर हम लोग बात करेंगे। इट विल बी माय प्लेजर। ज्ञान बहुत थ्योरी से नहीं लेके आता हूँ, जो प्रैक्टिकल करता हूँ, जो कॉर्पोरेट लाइफ में बताता हूँ लोगों को, जो उससे रिजल्ट मिलता है उसके बाद बात करता हूँ। अभी एक डीआईजी है भोपाल के, वो अंडर ट्रीटमेंट है, एक लखनऊ से हैं, आईएएस हैं, लेकिन जो उनका क्रेडिनाइन लेवल ऐसे ही 3 दिन में चला गया कम। तो बोले यार एक से कैसे हुआ, वो तो डायलिसिस के लिए तैयार थे। बोले यार जिंदगी भर मुझे डायलिसिस नहीं कराना है, इससे मुझे बचा दो। बोले बच गया, आप आज ही 3 हमारे हॉस्पिटल पर बच गए। जीरो वाटर थेरेपी, बहुत सारा कुछ होता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद ठाकुर सर। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? हरिओम। सभी गुरुओं को हरिओम। अन्न है पूर्ण ब्रह्म। आज के हमारे गुरु डॉक्टर पवन कुमार चौरसिया सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी हमेशा की तरह। मेरा एक सवाल है स्वामी जी, दूध के बारे में आपने जो बताया कि दूध हल्दी डाल के पिए, तो कुछ लोग दूध को स्लो पॉइजन बताते हैं, तो ये क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि एक आध आदमी शराब नहीं पीता हो फिर भी उसके किडनी फेल हो जाती है, तो इसकी वजह क्या होगी? देखिए, जो दूध है ना, हमारे संतों ने दूध को बहुत महत्व दिया है, और खास तौर से आप एक चीज समझ लीजिए, गाय के दूध। हम गाय के दूध की बात करते हैं क्योंकि जो गाय का जो दूध होता है वो करीब करीब मदर्स मिल्क के समान होता है। हम गाय को माँ क्यों कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लो आप, ये बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज तो जो है कि इवन हमारे परम सदगुरु ओशो जी जो हैं वो भी गाय के दूध को सात्विक नहीं कहते, उसको राजसिक कहते हैं। गाय का दूध का एक खास बात है कि वो करीब करीब मदर मिल्क के समान होता है, इसलिए हम जिन मदर को मिल्क ठीक से नहीं आता वो हम गाय का दूध देते हैं, वो भी देसी गाय का। उसका कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य अलग अलग योनियों से होकर के वनस्पति बनता है और फिर जीव जंतु बनता है, फिर जानवर बनता है, पहले जंगली जानवर, हिंसक जानवर बनता है, फिर वो सात्विक जानवर, हरिण वगैरह बनता है, तो मनुष्य योनि के पहले वो गाय बनकर के मनुष्य योनि में, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। क्योंकि जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं
वो उनके पहले का जन्म गाय का, ऐसे हमारे यहाँ कहावत है। इसलिए वो उनका उसका जो मिल्क होता है, जो बछड़े को पिलाने के बाद जो मिल्क बचता है, वो अपनी श्रद्धा से आपको देती है। इसलिए हमारे यहाँ पे आप देखिए मिल्क का, गाय के हर एक चीज का, गोबर का, मूत्र का, मिल्क का, दही, सब कुछ को हम लोगों ने पंचामृत करके अमृत की बात की गई है। तो अब प्रॉब्लम कैसा हो गया है कि मिल्क बहुत पोल्यूटेड हो गया है, बहुत केमिकल मिल्क भी आने लगा है, लोग प्योर गाय का मिल्क मिलना बंद हो गया। अदरवाइज गाय का मिल्क, गाय का घी वेरी डाइजेस्टिव होता है और बच्चों को हम पिलाते हैं, हम भी उसको पी सकते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर आज भी कहते हैं कि नहीं, गाय का एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं पीना चाहिए। मेरे को उसका ज्यादा जानकारी नहीं, मैं तो रेगुलरली रात को एक बढ़िया गाय दूध लेकर के उसमें हल्दी मार के पीता हूँ। जो भी सफेद चीज है 45 साल के बाद तो छोड़ देनी चाहिए। शुगर, मैदा, सॉल्ट, जो सी सॉल्ट है वो तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। हम लोग सी सॉल्ट खाते नहीं थे तो अंग्रेज लोग लेके आए, हम तो रॉक सॉल्ट ही खाते थे। और गाय का दूध जो है वो कभी भी सफेद नहीं पीना है, उसको एक रंगीन करके पीना। आप उसमें थोड़ा कॉफी डाल के पीजिए, थोड़ा डाइजेस्टिव हो जाएगा। उसको हल्दी डाल के पीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो गाय का दूध भी अगर आप पीते हैं तो उसको रंगीन करके पीजिए। प्रेफरेबली हल्दी जो है, हल्दी हमारी हीलिंग, बॉडी की हीलिंग करती है। रात्रि के समय हमारी ऊर्जा, हमारा पूरा शरीर हील होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रात को खाना मत खाइए, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो हीलिंग के लिए जाती है। अगर आप बहुत सा खाना रात में खा लेते हैं तो वो पेट में सारी ऊर्जा चली जाती है, हमारे बॉडी को हीलिंग नहीं होती और उसके कारण हम बीमारू हो जाते हैं। तो जो मेरा विचार है वो है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है और अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मत पी। कुछ बहुत बच्चों को लैक्टो समथिंग को एक बीमारी होती है, गाय के दूध को नहीं देना, उनको एलर्जी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है, हर एक चीज में हम दूध का उपयोग करते हैं, घी का उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं। उसके बिना तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको दही खिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो, और सारी मिठाइयाँ, जितनी भी अच्छी मिठाइयाँ हैं जो हमारे जिब्या से लगी हुई हैं, रसना से लगी हुई हैं, वो सब मिल्क से बनती है। तो भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला, जिसको छोड़ना है वो छोड़ दे, मुझे तो जमता है सर। लेकिन देखिए हर एक को अपने शरीर, आपका शरीर क्या बोलता है वो बहुत जरूरी है। आपके शरीर जो बोलता है उसके हिसाब से चाहिए, अगर आपको सूट नहीं होता तो नहीं होता। और दूसरा सवाल था स्वामी जी कि कोई शराब नहीं पीता हो, निर्व्यसनी आदमी जिसको बोलते, उसको भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो वो क्यों होता होगा? नहीं, किडनी के प्रॉब्लम तो बहुत कारण से हो सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि शराब तो खैर एक फैक्टर है जो एसिडिटी क्रिएट करती है, लेकिन वो खाने पीने में मेन कारण हमारा ये है कि आहार अशुद्ध है। मेन कारण, हम चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, हम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, हम प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे हैं। अभी चूंकि हम पूरी बात नहीं कर पाए, हो सकता है एक और 2 सत्र हमको मिलेंगे तो हम बाकी बात भी करेंगे कि हम कब खाएं, हम कैसे खाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम पूरी तरह से नहीं खाते। लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, ये बहुत ही गलत चीज। किडनी आपके बहुत कारण से फेल हो सकती है। किडनी पे जब भी लोड होगा, या कुछ लोगों को हेरिडिटरी होती है, तो ऐसे बहुत से अनुवांशिक रीजन भी हो सकते हैं। शराब तो देखिए इंडिया में ऐसा बहुत, शराब से लीवर का प्रॉब्लम होता है, सिरोसिस होता है, किडनी नहीं फेल होती। किडनी के और भी कारण होते हैं, बहुत मीठा खाना, किडनी आपको फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो किडनी के लिए सबसे अच्छा है कि हर वीक में हरी धनिया का एक अच्छा ग्लास जूस उबाल करके आप पी लीजिए, किडनी की फ्लशिंग हो जाती है। हरी धनिया लीजिए, एक बंडल हरी धनिया 10 रुपए की आ जाती है, 20 रुपए की आती है। उसको साफ कर लो, साफ करके पत्ती ले लो, 2 गिलास पानी रखो, उसमें उबाल दो, 10 मिनट तक उबाल लीजिए, ठंडा कर दीजिए, छान दीजिए,
पी लीजिए, हर वीक में एक बार। आपकी किडनी की फ्लशिंग हो जाएगी, किडनी क्लीन हो जाएगी। काली चाय भी किडनी को क्लीन करती है, सिर्फ पानी में बनी हुई काली चाय भी किडनी को क्लीन करती है। और बहुत से मेथड है आजकल तो यूट्यूब में गहरों मेथड मिलते हैं। तो किडनी के फेल होने के बहुत से कारण, ये उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर है कि लाइफ स्टाइल कैसी है, उसको देखना पड़ेगा, तो उससे मालूम पड़ेगा। बट आहार जो है वो फंडामेंटल है। आपकी बीमारी के 80% कारण आपके भोजन है, आपका आहार है। भोजन एंड थिंकिंग। आप बहुत से जो केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जस्ट बाय थिंकिंग, और वो अलग अलग आपके अंगों में जाकर के अलग अलग अंगों को रोगाणु करते हैं। जितने भी निगेटिव थिंकिंग है वो निगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सर। स्वामी जी हाँ बोलिए स्वामी। नमस्ते। स्वामी जी आज तो मजा आ गया, कुछ भी बोलिए, बहुत 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 सही वे पे मजा आ गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा कहना है वो बहन को जो किडनी के लिए कह रहे हैं, पानी कम पीने के वजह से भी किडनी फेल होती है स्वामी जी, पानी कम पीने के वजह से। और सबसे बड़ा दूसरा जो बड़े में बड़ा कारण है, हम यूरियन टाइम से पास नहीं करते हैं किसी वजह से। समझ लीजिए कोई अगर दुकान चला रहा है, उसको लग रहा है कि मैं काउंटर कैसे छोड़ूं और मैं धंधे को कैसे छोड़ूं, तो 4-4 घंटा वो यूरियन पास नहीं करने के वजह से भी किडनी फेल होती है। और इसके बहुत सारे हैं, पर ये दो जो मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने सोचा कि एक बार उनको बता दूं कि यूरियन टाइम से हमें पास करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत सही है। पानी तो आपको देखिए 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज पीना ही पीना है। हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है आपको। सिर्फ खाने के आगे पीछे नहीं पीना है, बाकी हमेशा पानी। पानी अमृत है, ये आप समझ लो। और आप दोनों सुबह शाम नींबू पानी 2 गिलास पीजिए, आपका पूरा शरीर अल्कलाइन रहेगा। 9 ग्लास कंपल्सरीली आप कर लीजिए। और आंवला का रस, अगर फ्रेश आंवला का रस आपको मिल जाता है तो वो तो सोने में सुहागा है। और जैसा स्वामी जी ने बताया, यूरिन को कभी स्टॉप नहीं करना है, उससे ब्लैडर में और किडनी में दोनों में प्रॉब्लम होते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ स्वामी जी कुछ पूछ रहे। हाँ बोलिए स्वामी। गुरुवारी को प्रणाम। हेलो। हाँ स्वामी जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, जैसा आपने चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाना तो खाना ही नहीं है जी। चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाना ही नहीं खाना है ना अपने को। चूल्हे पे चढ़ा हुआ? हाँ, चूल्हे पे जो बनता है, गैस पे बनता है, उसको खाना नहीं, आपको खाना है, लेकिन वो आपको फ्राई करके नहीं खाना है। पानी में बनाइए ना सर, एक से एक सब्जियां बनती हैं, पानी में बनाइए और चबा चबा के खाइए। बस बस। जो कुछ आप खा रहे हैं वो सब सही है, लेकिन उसको सिर्फ पद्धति को थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। अच्छा। खाने के सिस्टम को व्यवस्थित करना है। आपका टाइमिंग, आपका खाने का समय बढ़ा दीजिए। हम लोग तो चलते चलते खाते हैं। मैंने देखा आजकल के बच्चे तो सैंडविच लेके ऐसे चलते हुए ट्रेन में खाते हैं। बराबर। अरे सारा जिंदगी हम खाने के लिए कमा रहे हैं और खाने का समय नहीं। कितना बड़ा विरोधाभास। हाँ, खाना जो आपके घर में जो खाना बनता है वो देखिए, हमारे इंडियन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज का जो खाना है, वो सारा पौष्टिक खाना है। वो सब, और हर एक तरह का देखिए अलग अलग। आपको साउथ में इडली, डोसा, चावल, ये ही पौष्टिक है। वेस्ट में जाएंगे तो आपको उपमा और पोहा, इस तरह की आपको चीजें मिलेंगी, बेसन, ये सारा पौष्टिक है। आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहां ठंड है, तो वहां पे आपको थोड़ा राजमा चावल और इस तरह की चीजें, दे आर ऑल, वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। आपको सिर्फ उसको व्यवस्थित करना है, अपने खाने के सिस्टम को व्यवस्थित। सारा खाना सही है। फ्राइड चीजें जो है आपको खाना है, दिन में खा लीजिए, रात में फ्राइड चीज मत खाइए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, रात में ज्यादा हैवी,
रात में एकदम लाइट खाना खाना, क्योंकि रात जो है वो खाने के लिए सारी दुनिया में पशु पक्षी पूरा जो जीव संसार है कोई खाना नहीं खाता। सूर्यास्त के बाद कोई खाना नहीं खाता। एक मनुष्य अकेला ऐसा निशाचरी है जो सूर्यास्त के बाद खाता। निशाचरी पद्धति है, निशाचर लोग खाते हैं मांस मदिरा जाकर, वो हमने उनको लेके रखा। फ्रांस में लोग रात को 2-2, 3-3 घंटे तक खाना खाते हैं। मैं फ्रांस में था, उनका खाना ही खत्म नहीं हुआ, 7 कोर्स का खाना था। और फिर बोलते हैं आप मोटे क्यों हो गए? अरे भाई मोटे हो गए आप, तो उसको शराब पियेंगे, वाइन पियेंगे, रेड वाइन पियेंगे, येलो वाइन पियेंगे, उसको गलाने के लिए आप शराब पीते हो, और शराब पीने से आपकी एसिडिटी बढ़ती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। इट इज ए चेन ऑफ साइकिल। एक गलती करिए फिर दूसरी, फिर 10 गलतियां चालू हो जाती। आपका खाना अवॉइड कर दीजिए, बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाता है। धन्यवाद। चबा चबा के खाइए, ये 2 मंत्र हैं। सात्विक आहार कीजिए। जो लोग सात्विक आहार, आप एक चीज समझ लीजिए, हमने मुद्रा में अपने शरीर का केमिकल एनालिसिस किया था कि हमारा शरीर में 61% ऑक्सीजन, 61। 70 किलो का जो आदमी है उसमें 42 केजी ऑक्सीजन होती है, उसमें कार्बन 16 केजी होता है, 7 केजी नाइट्रोजन होता है, 1.8 केजी नाइट्रोजन होता है, 7 केजी हाइड्रोजन होता है। तो हमारा 96% शरीर है वो तो वायु से बना है, 96% शरीर, और 1.2 केजी कैल्शियम होता है, उसको आप जोड़ देंगे तो आपका 97.5 शरीर जो है वो वायु और कैल्शियम से बना है। अब आप 2.5 के लिए खाना खाते हो, तो कितना खाते हो? 2.5 के लिए कितना खाना है? एक आदमी 200 ग्राम खाना, 250 ग्राम खाना पूरे दिन में खाता है तो इनफ हो जाता है, उससे ज्यादा जरूरत। हम अपनी जिह्वा के लिए खाना खाते हैं, जितना आप स्वल्प खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितनी जरूरत है उतना खाइए। आप कैलोरी आपको चाहिए कितनी? 1200 कैलोरी चाहिए। 1200 कैलोरी का मतलब है 6 रोटी सब्जी के साथ, या 6 कटोरी चावल, छोटी वाली कटोरी। अगर आपने 2 समोसा खा लिया तो 1200 कैलोरी हो गया, 1100 कैलोरी हो गया। तो साथ में एक रसगुल्ला मार दिया तो 1500 कैलोरी हो गया। अब आपको खाना नहीं है और उसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन कैलोरी तो आपने खा लिया। अब आप उसको पचाएंगे कैसे? तो एक कैलोरी का विज्ञान भी है कि हम कैलोरी को कैसे कंट्रोल करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते। आपको 1200-1300 कैलोरी ही खाना है। जो आदमी टेबल वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको 1500-1600 चाहिए। जो मजदूर है उसको 2400 चाहिए। आप अपनी कैलोरी कंट्रोल कर लीजिए, आपका खाना कंट्रोल कर, और चबा चबा के खाइए, क्योंकि मेडिसिन जा रही है चबाने से। आप दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन वो आपके सलाइवा है, लार है। उससे बड़ी दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर उससे बड़ी मेडिसिन क्रिएट नहीं कर सकता। समय कम है, जरा जल्दी पूछिए। रविंद्र जी। हाँ, पहले तो आयोजकों का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कल लास्ट टाइम का YouTube इमीडिएट डाल दिया था। और अभी मेरा प्रश्न ये है कि छाछ और दही, इन दोनों का पीएच कैसा है और इसका किस तरह से यूज होता है? जैसा आपने हनी मध का बताया कि वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो छाछ और दही भी हम खाना खाने के बाद या दही खाने के साथ खाते हैं, तो उसका ये एसिडिक में जाता है या अल्कलाइन में जाता है? एक्चुअली है तो स्लाइटली एसिडिक, पर उसमें जो डाइजेस्टिव जूस है वो बहुत अच्छे, एंजाइम्स बहुत अच्छे होते हैं। छाछ के बारे में तो बहुत बात की गई है। छाछ अकेली एक चीज है जो आप खाना खाने के साथ पी सकते हैं, छाछ अकेला, और वो आपको डाइजेस्टिव जूस देता है। उसमें ऑलरेडी डाइजेस्टिव जूस होता है, इसलिए छाछ का बहुत महत्व किया गया है। दही जो है वो कफ क्रिएट करता है, उसको सुबह शाम नहीं लेना है। दही नॉर्मली 10 बजे के बाद ही लेना है, शाम को 5 बजे के बाद नहीं लेना है।
लेकिन दही भी अपने आप में पूरा एक फूड होता है, उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो बहुत पेट को बहुत शांत करता है इसलिए। लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, फिर भी एक बार उसको कंफर्म कर लीजिएगा गूगल में देख करके। इसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दही क्या अल्कलाइन है या एसिडिक है। छाछ इज वेरी गुड, छाछ आप जरूर लीजिए। हर चीज हम कैसे यूज करते हैं उस पर निर्भर होता है। मैंने अभी बताया था कि नींबू अगर आप लिक्विड में लोगे तो वो अल्कलाइन हो जाता है, पर हम हर वक्त गलती करते हैं कि सलाद पर, सब्जी पर और दाल पर, पोहा पर सब पे लेते हैं तो वो एसिडिक होता है। हम गन्ने के जूस में नींबू मिक्स करते हैं, वो रॉन्ग है, क्योंकि गन्ने का जूस का महत्व अलग है और नींबू ये किया तो उसका विपरीत हो जाता है। तो हर चीज किस तरह से यूज करना चाहिए उस पर उसका प्रमाण होता है। छाछ को जनरली हम क्या करते हैं, जीरा के साथ लेते हैं। आप देखेंगे जीरा पाउडर डालते हैं और उसमें रॉक सॉल्ट भी डालते हैं। अब ये जीरा पाउडर और रॉक सॉल्ट दोनों हाईली अल्कलाइन, तो जब उनको डाल करके मिक्स करते हैं तो छाछ की जो प्रवृत्ति है वो भी करीब करीब अल्कलाइन पे आ जाती है और उसमें डाइजेस्टिव जूस बहुत अच्छे, एंजाइम्स बहुत होते। पानी की जगह आप छाछ लेते हैं, ठंडा नहीं लेना तो नुकसान नहीं करता। अकेला छाछ अकेला है जिसको आप पिए जा सकते, या कभी किसी को पानी की बहुत लत है तो फिर आपको गर्म पानी, एक आधा कप पानी आप गर्म पानी पी सकते। गर्म पानी में गुड़ डाल करके पीना भी बहुत फायदा करता है। खाना खाने के बाद अगर आप गर्म पानी में, गुड़ में 17 तरह के मिनरल्स होते हैं और सारे मिनरल जैसे मैंने आपको बताया वो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। वो गर्म पानी में गुड़, हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर रमेश पुरी, वो एक दो बार मेरे यहाँ पे आए तो वो मेरे को हमेशा मांगते हैं, अरे पवन मुझे गर्म पानी करो 1 ग्लास और मुझे गुड़ दो। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, बोलते दिस इज हाईली डाइजेस्ट। गर्म पानी में गुड़ को घोल कर, अपना देसी गुड़ है जो थोड़ा थोड़ा काला सा होता है। गुड़ इज अद्भुत चीज है। गुड़, शक्कर को छोड़ दीजिए, गुड़ में बहुत से 17 टाइप्स ऑफ मिनरल एंड विटामिन होते हैं। तो अभी जी, गुड़ का तो उपयोग हमने परिक्रमा में देखा कि खाना खाने के बाद हमको आश्रम में गुड़ भी देते थे। यस यस, गुड़ सबसे अच्छी मिठाई है। गुड़, अगर कैलकाटा वाला गुड़ आपको मिल जाए, वो ताड़ का जो गुड़ होता है, उसका स्वाद जो है वो सारी मिठाइयां उसके सामने फीकी। जो खजूर का गुड़ अगर आप कभी लो, खजूर इटसेल्फ इज ए ग्रेट एनर्जी गिवर। खजूर अपने आप में एक वाइटल फोर्स के लिए बहुत, लेकिन उसका गुड़ इतना स्वादिष्ट होता है। पहले हमेशा में कोई मेरे फ्रेंड्स लोग जाते थे या पहचान के, उनसे मैं गुड़ बुलाता, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता, हमेशा नहीं होता, शायद ठंड का सीजन और समथिंग लाइक दैट। खजूर का गुड़ वेरी टेस्टी एंड वेरी एनर्जेटिक। शक्कर तो खाना ही नहीं चाहिए। शक्कर जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी को खा जाती है, तो हमारी बॉडी में फिर कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होता। और कैल्शियम कम से कम 2 ग्राम कैल्शियम आपको रोज चाहिए। 1 ग्राम थायराइड को चाहिए और 1 ग्राम हार्ट को चाहिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम एक ऐसी चीज है कि अगर वो उसके प्रेजेंस होने से बाकी सारे सिस्टम काम करने लगते। जैसे परमात्मा के होने से सब कुछ चलता है, सूर्य के होने से सारा संसार चलने लगता है, वैसे बॉडी में कैल्शियम अगर प्रेजेंट है, आपको 2 ग्राम कैल्शियम रोज चाहिए ही चाहिए। इसलिए चूना जो होता है, ये पान की दुकानों में जो मिलता है पनवाड़ी के यहाँ, उसमें 2 ग्रेन चूना लेकर के उसको पानी में घोल करके खाना खाने के बाद पी लेने, आपका 2 ग्राम कैल्शियम आपको सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। या पान में, सिर्फ पान भी अपने आप में अद्भुत मेडिसिन है। पान में अगर सिर्फ आप चूना लगा के, कत्था नहीं लगाना, वैसे ही खा लीजिए, सौंफ वगैरह डाल सकते हैं, बहुत पौष्टिक चीज है, बहुत डाइजेस्टिव। चूना इज ए मस्ट, कैल्शियम इज ए मस्ट। इसलिए हमारे यहाँ दूध का इतना चलन है, क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत मिल जाता है।
तो हमारे वर्ग का समय हो रहा है, तो यही वर्ग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।